नमस्कार, मैं हूँ रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा आज से शुरू होने वाला ये नया शो एक्सपोजर। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। खबरों को आपको हम हर तरीके से, हर एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे। खबरों का एक नए तरीके से विश्लेषण करके आपको दिखाएंगे और आप यकीन मानिए, आज तक आपने ऐसा शो कभी नहीं देखा होगा, किसी न्यूज़ चैनल में नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं देखा होगा। क्योंकि आज के समय में जिस हिसाब से मीडिया काम कर रही है, हम उससे बिल्कुल हटके काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य, इम्पैक्ट भारत टीवी का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हमारे देश के आम नागरिकों की बात हम सामने लेकर के आएँ, उन मुद्दों पर बात करें, उन खबरों पर बात करें जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्योंकि एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे आज के समय में नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और देखने को मिलती हैं जो सीधे हमारे देश के गरीबों से, हमारे देश के मज़दूरों से, हमारे देश के किसानों से, हमारे देश के निचले तबके के लोगों से और उनकी आम जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। या ये कह सकते हैं कि उन खबरों को न्यूज़ चैनल्स उतनी तवज्जो ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो टीआरपी की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके लिए मानवता और इस देश की भलाई और हित दूर दूर तक मायने ही नहीं रखता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने हमारा ये नया शो यानी एक्सपोजर शुरू किया है। और इस शो में आपको यकीन मानिए, हर उस विषय पर ग्राउंड जीरो से लेकर के स्टूडियो में बैठकर भी मैं आपको हर वो खबर, हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो इस देश के आम लोगों से जुड़ी हुई है, उनके बीच से, उनकी सुरक्षा से, उनके भविष्य से जुड़ी हुई खबर है। उस पर बात करके आपको आगे बताऊंगा मैं। क्योंकि हमारे देश के गांवों में, हमारे देश के दूर दराज इलाकों में आज भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। हमारे देश के सिस्टम में आज भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत कुछ उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन शायद उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। लेकिन हमारा वादा है, इम्पैक्ट भारत टीवी का वादा आप सभी से है कि हम हर उस पहलू को, हर उस मुद्दे को सामने लेकर के आएंगे जो लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है इस कड़ी में। और आज एक्सपोजर के पहले शो में, पहले एपिसोड में आज हम आपको एक बहुत ही अहम खबर बताने वाले हैं। ये भी हमारे समाज के बीच से ही जुड़ी हुई एक खबर है और मुझे लगा कि इस खबर के बारे में आपसे बात करनी चाहिए, आपको जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे ही बीच कुछ ऐसे दानव छिपे बैठे हैं जो कब हमारे लिए घातक बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। आज हम आपको ऐसे ही एक इंसान की कहानी बताएंगे, एक खबर बताएंगे, उसका पूरा विश्लेषण करके बताएंगे, जिसे सुन करके और देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अनगिनत हत्याएं कर सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान उन हत्याओं के बाद उन शवों को टुकड़ों में काट सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस हत्या किए हुए शवों के खून को उबाल कर वो पी सकता है? एक नरभक्षी जिसे हम कह सकते हैं, एक दानव जिसे हम कह सकते हैं, वही ऐसा काम कर सकता है। तो आज की ये जो खबर है, ये इसी एक विषय से जुड़ी हुई है जो हम आज आपको एक्सपोजर के पहले एपिसोड में बताने जा रहे हैं। और आज हम जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे सुन करके, उसे देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा अपराधी जिसने न सिर्फ 14 हत्याएं कबूल की हैं, बल्कि सज़ा सुनते वक्त कोर्ट में खिलखिलाकर हंसने की हिम्मत दिखाई। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुख्यात नरभक्षी राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर की। लखनऊ की अदालत में जब जज ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो उसने जज को देख करके कहा, साहब सज़ा मंजूर है, और हंसते हुए जेल की ओर रवाना हो गया। आज के इस एपिसोड में हम खोलेंगे इस राजा कोलंदर के इस खौफनाक अपराध की परतें खोलेंगे। कौन था यह शख्स, क्या थी इसकी मनोदशा, और कैसे एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए इसी पूरी खबर पर आज आपको हम आगे बताते हैं। राम निरंजन, जिसे दुनिया राजा कोलंदर के नाम से जानती है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला था। सिर पर लंबी चोटी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा और कंधे पर लहराता हुआ गमछा। उसका हुलिया किसी साधारण इंसान जैसा ही था, लेकिन उसके कारनामे सुनकर खून जम जाता है। राजा कोलंदर पर न सिर्फ हत्या, अपहरण और लूट के आरोप थे, बल्कि उस पर नरभक्षण और इंसानी खोपड़ियों को इकट्ठा करने जैसे
संगीन इल्जाम भी लगे। 2000 में लखनऊ के नाका थाने में दर्ज एक मामले ने इस नरभक्षी की सनसनीखेज कहानी को उजागर किया। अभियोजन के मुताबिक राजा कोलंदर और उसके साले बख्शराज कोल ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत 22 वर्ष के मनोज कुमार सिंह और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव का अपहरण किया। दोनों की बेरहमी से जान ले ली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कोलंदर ने 14 हत्याओं को कबूल किया और दावा किया जाता है कि वो तंत्र मंत्र और भविष्य देखने के लिए खोपड़ियों का इस्तेमाल करता था। सवाल यह है कि आखिर क्या बनाता है किसी इंसान को इतना क्रूर? क्या यह सिर्फ मानसिक विकृति थी या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश थी? तो आइए इस केस की गहराई में आपको लेकर के चलते हैं। 25 मई 2025 को लखनऊ की एडीजे कोर्ट में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। जज रोहित सिंह ने राजा कोलंदर और उसके साथी बख्शराज को 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी वो थी कोलंदर का रवैया। जब सज़ा सुनाई गई तो कोलंदर ने एक शब्द में अपनी सफाई भी नहीं दी, उल्टा वो खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने जज की ओर देख करके कहा, साहब सज़ा मंजूर है, और हंसते हंसते कोर्ट से बाहर निकल गया। कोलंदर और बख्शराज जेल की गाड़ी में बैठे तो भी उनकी हंसी ठिठोली जारी थी। ये हंसी सिर्फ एक अपराधी का बेशरम रवैया नहीं थी, बल्कि उसकी मनोदशा का एक डरावना पहलू भी थी। क्या वो सज़ा को हल्के में ले रहा था या फिर यह उसकी बीमार मानसिकता का सबूत था? राजा कोलंदर की कहानी सिर्फ हत्याओं तक सीमित नहीं थी, उस पर नरभक्षण के आरोप भी लगे हैं। कहा जाता है कि वो अपने शिकार की लाशों के टुकड़े करता था और उनके मस्तिष्कों का सूप बनाकर पीता था। इतना ही नहीं, वो इंसानी खोपड़ियों को इकट्ठा करता था जिसका इस्तेमाल वो तंत्र मंत्र और भविष्यवाणी के लिए करता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की मनोदशा और मानसिकता क्या थी। ये सुनकर यकीन करना मुश्किल है कि 21वीं सदी में कोई इतना वहशी हो कैसे सकता है। लेकिन कोलंदर की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध की कोई सीमा नहीं है। उसने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि उनके परिवारों को भी कभी न भूलने वाला दर्द दिया है। मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव जैसे पीड़ितों के परिवार आज भी उस दर्द को भूल नहीं पाए हैं। 25 साल बाद मिला इंसाफ उनके लिए राहत तो लाया, लेकिन क्या यह उनके जख्मों को भर पाएगा कभी? कोलंदर जैसे अपराधी समाज में एक डर पैदा करते हैं, लेकिन इस केस ने यह भी दिखाया कि कानून की लंबी प्रक्रिया आखिरकार इंसाफ तक पहुंचती भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए पर्याप्त है? क्या कोलंदर जैसे लोग समाज में और भी छिपे हुए हैं? इस मामले को समझने के लिए हमने बात की क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता शर्मा से। तो उन्होंने बताया कि राजा कोलंदर जैसे अपराधी साइकोपैथिक टेंडेंसीज दिखाते हैं। उनकी हंसी और बेपरवाह रवैया इस बात का सबूत है कि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं। ऐसे लोगों का दिमाग सामान्य इंसानों से अलग रहता है, काम करता है अलग। समाज को इनसे बचाने के लिए हमें न सिर्फ सख्त कानून चाहिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर शर्मा की बातें हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि क्या हमारा समाज और हमारी व्यवस्था ऐसी मानसिक बीमारियों को समय रहते पहचान पाने में भी सक्षम है क्या? राजा कोलंदर की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि समाज में बुराई कितने खौफनाक रूप में मौजूद हो सकती है। लखनऊ कोर्ट का फैसला एक कदम है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या हम अपने बच्चों, अपने परिवार को ऐसे नरभक्षियों से सावधान रख सकते हैं? उन्हें हम क्या ऐसे नरभक्षियों से बचा सकते हैं, सतर्क रख सकते हैं? ये बड़ी बात है और ये बहुत सोचने का विषय भी है। जज रोहित सिंह ने कहा, यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन ये पेशेवर और संगठित अपराध का स्पष्ट उदाहरण है। सिर्फ वृद्ध या गरीब होना सजा में छूट का आधार नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने कोलंदर और बख्शराज को सजा सुना दी। उन्होंने कोलंदर से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहेगा, तो उसने बेफिक्री से जवाब दिया, साहब मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो भी सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगा। वहीं कोर्ट ने राजा कोलंदर और बख्शराज को धारा 404 मृतक की संपत्ति का दुरुपयोग के आरोप से दोष मुक्त कर दिया है। बाकी सभी धाराओं में सज़ा बरकरार है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
दोषियों से वसूली की गई जुर्माने की 40% राशि जो है 40% जो राशि है वो मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार को खर्च की भरपाई के लिए दी जाएगी। मामला 25 साल पुराना होने के कारण बहुत कठिन था, ये कह रहे हैं एमके सिंह जो शासकीय अधिवक्ता थे। उन्होंने कहा फांसी की सज़ा की मांग की गई थी लेकिन उम्र कैद की मिली, ये सज़ा भी अधिकतम है। मनोज कुमार सिंह रायबरेली के हरचंदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता शिव हर्ष ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उनका बेटा मनोज कुमार सिंह और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव 24 जनवरी 2000 को लखनऊ से रीवा के लिए टाटा सूमो लेकर निकले थे। दोनों ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से यात्रियों को बैठाया था। इसमें एक महिला भी थी। इसके बाद मनोज और रवि लापता हो गए। कई दिन तक दोनों का कुछ पता नहीं चला तो नाका हिंडोला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मनोज और रवि की तलाश शुरू की। लखनऊ से रीवा तक के रास्ते को खंगाला गया लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पाया। कई दिन बाद दोनों के क्षत विक्षिप्त शव प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों से बरामद किए गए। दोनों के शव नग्न थे। टाटा सूमो का कुछ पता ही नहीं चला। 2000 के इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने मार्च 2001 को चार्जशीट दाखिल की लेकिन कुछ कानूनी वजह से मुकदमे की सुनवाई 2013 में शुरू हो पाई। वहीं एमके सिंह शासकीय अधिवक्ता जो हैं वो आगे बताते हैं कि मामला 25 साल पुराना होने के कारण बहुत कठिन था और गवाह को लाने में टीम को बहुत मुश्किल हुई। अपराधी को सज़ा मिल गई है, इससे संतुष्टि थोड़ी सी मिल गई है। पुलिस के मुताबिक मनोज सिंह की हत्या में राजा कुलंदर का नाम तब खुला जब राजा कुलंदर ने प्रयागराज में एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने पत्रकार की हत्या के मामले की जांच शुरू की तो राजा कुलंदर के फार्म हाउस में कई लोगों के कटे हुए सर मिले। यहां से मनोज सिंह का कोट मिला जिस पर रायबरेली के टेलर का नाम लिखा था। इसके अलावा मनोज सिंह से लूटी गई टाटा सूमो भी फार्म हाउस से मिली, उस पर फूलन देवी का नाम लिखा था। पुलिस ने जब कोट और टाटा सूमो की जांच की तो कड़ियाँ जुड़ती हुई मनोज सिंह तक पहुंच गए। इसके बाद मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या में राजा कुलंदर का नाम सामने आ गया। जांच और पूछताछ के दौरान पता चला कि मनोज और रवि टाटा सूमो की सर्विस करवाने लखनऊ आए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो चारबाग के पास राजा कुलंदर, उसकी पत्नी फूलन देवी और साले बख्शराज ने गाड़ी रुकवाई। राजा कुलंदर ने मनोज से कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, गाड़ी से प्रयागराज तब जो इलाहाबाद हुआ करता था वहां तक छोड़ दीजिए। राजा कुलंदर ने 1500 रुपये में टाटा सूमो बुक की। इसके बाद सब लोग इलाहाबाद के लिए चले गए। मनोज रायबरेली में हरचंदपुर में रुके क्योंकि जनवरी की ठंड थी। ऐसे में मनोज ने कोट और कुछ ऊनी कपड़े रखे, फिर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए थे। कई दिन तक दोनों वापस नहीं लौटे तो परिवार ने तलाश शुरू की। बाद में उनके छत विक्षिप्त शव प्रयागराज के बॉर्डर पर शंकरगढ़ के जंगल से मिले थे। प्रयागराज में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का 14 दिसंबर 2000 को शव मिला था। इस हत्याकांड की जांच करते हुए पुलिस पहली बार राजा कुलंदर तक पहुंची। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया, एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र के भाई ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, तभी तय कर लिया था कि धीरेन्द्र सिंह की हत्या करनी ही है। धीरेन्द्र सिंह को प्रयागराज स्थित अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया। धीरेन्द्र बाइक से पहुंचा था, सर्दी थी इसलिए अलाव जला रखा था। धीरेन्द्र सिंह अलाव के पास बैठा था, तभी राजा कुलंदर ने साले बख्शराज ने उसे गोली मार दी। मौके पर ही धीरेन्द्र सिंह ने दम तोड़ दिया। कुलंदर और बख्शराज ने धीरेन्द्र के शव को टाटा सूमो से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचे। वहां पहले धीरेन्द्र का सिर और लिंग काट दिया, लिंग और धड़ को वहीं खेत में दफना दिया, जबकि उसका सिर एक पन्नी में लपेटकर रीवा के बांट सागर तालाब में फेंक दिया। मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस को राजा कुलंदर के घर से तलाशी में डायरी मिली। इस डायरी ने 14 हत्याओं का राज खोल दिया। पुलिस ने जब राजा कुलंदर की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो सन्न रह गए। पुलिस ने डायरी के आधार पर उससे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। उसी दौरान मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या का भी खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके फार्म हाउस में छापा मारा। वहां से अशोक कुमार, मोइन, संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद हुए। इसकी हत्या का जिक्र डायरी में भी था। पूछताछ में पता चला कि राजा कुलंदर ने कुल 14 लोगों का कत्ल किया था।
वो जरा जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था। इलाहाबाद कोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेन्द्र सिंह समेत कई लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना था। उसके खिलाफ ये केस करीब 12 साल तक चला। तब से कुलंदर उन्नाव की जेल में बंद है। सजा सुनाए जाने से कुछ घंटे पहले अदालत में लाए जाने तक वो खुद को बेगुनाह बता रहा था। उसका कहना था कि उसे सियासी रंजिश की वजह से फंसाया गया। हालांकि तमाम पत्रकारों और गांव वालों की मौजूदगी में भी की गई छापेमारी में फार्म हाउस से 14 नरमुंड बरामद होने की बात पर वह कोई जवाब नहीं दे सका। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर राजा कुलंदर पर आधारित वेब सीरीज भी बनाई गई। इस सीरीज का नाम था इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। इस नर पिशाच की हैवानियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ ही कर्मचारी काली प्रसाद श्रीवास्तव को इसके लिए मौत के घाट उतारा था क्योंकि वह कायस्थ बिरादरी का था। उसका मानना था कि कायस्थ लोगों का दिमाग काफ़ी तेज़ी से काम करता है। ये कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को भूनकर खाता रहा। उसके दिमाग को उबालकर उसका सूप बनाकर पीता रहा। प्रयागराज पुलिस ने जब कोल के फार्म हाउस में छापा मारा तो वहाँ काली प्रसाद श्रीवास्तव का भी नरमुंड बरामद होने की बात सामने आई थी। राजा कुलंदर का असली नाम राम निरंजन कोल है। वो प्रयागराज के शंकरगढ़ का मूल निवासी है। नैनी स्थित केंद्रीय आयुध भंडार शिवकी में कर्मी था। कर्मचारी होने के बावजूद वह खुद को राजा ही समझता था। उसका कहना था कि जो आदमी उसे पसंद नहीं उसे वह अपनी अदालत में सजा जरूर देता है। अजीब सोच के कारण कुलंदर ने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी और दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत रखे थे। वहीं बेटी का नाम आंदोलन रखा था। उसकी पत्नी फूलन देवी जिला पंचायत सदस्य भी चुनी गई थी। तो ये जो आज का मैंने आपको विश्लेषण करके इस हमारे एक्सपोजर के पहले एपिसोड में जो आपको ये पूरी घटना बताई है, ये केवल इसलिए बताई है ताकि आप लोग भी सतर्क रहें, क्योंकि राजा कुलंदर जैसे कई नरपिशाच हमारे बीच घूम रहे हैं। हमारे बीच कई ऐसे बड़े खूंखार अपराधी हैं जो हमारी नज़रों से थोड़ा दूर रहते हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो मौका देख करके अपना काम दिखा जाते हैं। एक आदमी जो बात बात पर लोगों की जान ले लेता था, उनके शरीर के टुकड़े कर करके उनके सर का उबाल कर उसका खून पीता था। ऐसे विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग इस समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये आज की कहानी ने आपको खुद बता दिया होगा। हमारा प्रयास आगे भी यही रहेगा कि आपको हम हमारे इस एक्सपोजर में ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूक करें जो आपसे सीधा संपर्क रखती हैं, जो हमारे देश के उन लोगों से सीधा संपर्क रखती हैं जहां अभी भी किसी भी तरह का आप ले लो, हर तरह की ये सुविधाएं हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस विभाग हो। कई तरह की अव्यवस्थाएं भी हैं और कई तरह की भ्रष्ट सिस्टम भी हैं, जिनकी वजह से कई लोग रोज़ अपनी जान भी गंवाते हैं और रोज़ मुसीबत में पड़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपने इस नए शो में आपके लिए कुछ नया लेकर के आएँ, कुछ बेहतर लेकर के आएँ। बाकी आप दिन भर की बड़ी खबरों के लिए लगातार आप पहले की तरह द इम्पैक्ट शो मेरे साथ देखते रहिएगा। उस पर मैं आपको दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण करके बताता हूं। और दूसरा, आप अब अपने टीवी पर जब वहाँ आप इम्पैक्ट भारत टीवी देखते हो या यूट्यूब पर अगर आप इम्पैक्ट भारत टीवी देख रहे हो तो वहाँ भी आप मेरे इस नए शो की आदत डाल ही लीजिए। तो ये एक्सपोजर जो हमारा नया शो है ये अब शुरू हो गया है और अब लगातार आपके लिए हम ये शो लेकर के आते रहेंगे, इसके एपिसोड आते रहेंगे और आपको हम इसी तरह बड़ी बड़ी घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। तो आज ये बड़ी खबर, बड़ी घटना, आप जो भी कह सकते हैं, इसे यहीं तक थी। अब हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी इसी तरह के एक बड़े विषय के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।